वेलकम एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज। ये सीरीज बहुत पहले शुरू हो चुकी है और इसकी काफी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। और अगर आप चाहते हैं उन सभी यूट्यूब वीडियोस को देखना तो प्लीज जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और उन सभी वीडियोस को वन बाय वन देखें। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम थीम वाइज कवरेज कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे पॉलिटी हो, इससे पहले इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो उन्हें भी जरूर देखना ना भूलिएगा। अगर जो क्वेश्चंस आज मैं करा रहा हूं यही आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कीजिए हमारे पीवाईक्यू पोर्टल पर। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। वहीं इसके अलावा एडुकेमी ऑफर कर रहा है जीएस क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीएस नोट्स में वैल्यू एडिशन करना तो एडुकेमी के क्लास नोट्स का यूज कर सकते हैं। आगे चलता हूँ, आज की जो थीम है वो है पॉलिटेंट्स एंड पॉल्यूशन, जो कि एनवायरनमेंट का पार्ट है। हर साल पॉल्यूशन या पॉलिटेंट्स को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो हम आज कर रहे हैं वो है पीवाईक्यूज पिछले कुछ साल के। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एरोसोल्स, फॉर्म एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज। देखिए, ये एक नए तरीके का पैटर्न है जो कुछ सालों से यूपीएससी यूज कर रहा है, जिसमें वन, ओनली टू, ओनली थ्री और फोर, जिसमें ये बताना होता है कि एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है या चारों ही ठीक है। तो देख लेते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में ये पूछ रहा है। देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो यूज होते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो देखते हैं ऊपर वाले दिए उसमें किस किस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। एरोसोल्स, जी हाँ, एरोसोल्स के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज अ प्रोपेलेंट्स की फॉर्म में यूज होता है और बनाए जाते हैं डिओड्रेंट्स, स्प्रेज, रूम फ्रेशनर्स, पेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात ठीक है कि एरोसोल्स के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। फोम एजेंट्स जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बने हैं, ये भी ठीक है। ये वही फॉर्म्स हैं जो यूज होते हैं इंसुलेटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। आपने देखा होगा अक्सर फॉर्म्स उसके अंदर रखे रहते हैं, तो उसमें भी यूज होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तीसरा है फायर रिटार्डेंट्स। जी हाँ, फायर रिटार्डेंट्स जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर कहीं एयरक्राफ्ट या ऐसी किसी जगह के अंदर लगा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर फायर रिटार्डेंट यूज होते हैं और उसके अंदर जो यूज होता है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फोर्थ है आपका लुब्रिकेंट्स। देखिए, लुब्रिकेंट्स के अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें अगर यूज होता है तो होता है हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी स्टूडेंट्स को। हाइड्रोकार्बन यूज होगा तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सिर्फ तीन ऑप्शन, ठीक है, यानी कि सी, दैट इज ओनली थ्री। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो पूछा गया था 2023 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। Second one, coal-based thermal power plants cause mercury pollution. And third is there is no known safe level of exposure to mercury. देखिए, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी मरकरी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पहले अमेल्गेमेशन बनाया जाता है मरकरी का और उसके बाद उसको यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मरकरी पॉल्यूशन तो होना ही है, क्योंकि फाइनल स्टेज में जब हम प्रोसेस करने के बाद गोल्ड निकाल लेंगे तो मरकरी जो है रिलीज किया जाएगा एनवायरमेंट के अंदर। तो उस वजह से जो है ये पॉल्यूशन होता है। और ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं कि इंडोनेशिया और घाना दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बहुत गोल्ड माइनिंग हो रही है और वहां पे मर्क्यूरी पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पिछले कुछ समय में। सेकंड पॉइंट है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोल के अंदर जो है कुछ ट्रेसेस हैं मरकरी के, तो कुछ ट्रेसेस हैं मरकरी के, तो ऑब्वियसली जब कोल को यूज होगा थर्मल पावर प्लांट्स में तो मर्क्यूरी पॉल्यूशन वो जरूर करेगा। थर्ड स्टेटमेंट है, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, मरकरी का कोई भी सेफ लेवल नहीं है, वो इतना खतरनाक है, इतना टॉक्सिक है कि अगर छोटी सी मात्रा में भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में आ जाता है तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कर सकता है या फिर कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्पेयर कर सकता है। लीवर, किडनी, इस तरह की बहुत सारे डिजीज हुए हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। और मिनीमाटा कन्वेंशन, जब भी मरकरी का नाम आता है, मरकरी का नाम आता है, तो मुझे याद आ जाती है मिनीमाटा कन्वेंशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये आएगा ऑल थ्री, कोई भी इसमें सेफ लेवल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ऑलरेडी प्रोग्राम जो है 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है और फर्स्ट टेस्ट जो है वो 14 दिसंबर को होने वाला है, तो प्लीज देखिए, इसको जरूर एनरोल कीजिए। जो जो कंपोनेंट्स हम आपको ऑफर करने वाले वो है प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस शीट,
जिसमें हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे और बताएंगे कि कैसे जो है इनको बेहतर किया जा सकता था। मैराथन सेशंस होंगे, लॉन्ग डिस्कशन होने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से एनालिसिस करना है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट अगले ईयर में। बुक रीडिंग सेशंस होंगे, क्योंकि सब कुछ बुक के अंदर रीड करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें फिल्टर आउट करनी पड़ती हैं और कुछ को पढ़ना पड़ता है। रिवीजन सेशंस, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि रिवीजन सेशन में रिवीजन होगी। सेक्शनल टेस्ट जो है हर सब्जेक्ट के, चाहे पॉलिटी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, साइंस एंड टेक हो, इकोनॉमिक्स हो, धीरे धीरे करके जो है सबके सेक्शनल टेस्ट कवर कराए जाएंगे। इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जो कि यूपीएससी जो है एग्जाम करता है, एग्जाम जो लेता है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, जी हाँ, यूपीएससी मिक्स टेस्ट होगा, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न है और एक ट्रेंड है कि वो बार बार वो क्वेश्चन पूछता है जो ऑलरेडी यूपीएससी के दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें हमने मिक्स बनाया है सीडीएस का, सीएपीएफ का और दूसरे एनडीए वगैरह जैसे पेपर्स का भी। ठीक है। सीसेट सपोर्ट, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा सीसेट वीक है उनको भी सीसेट सपोर्ट दिया जाएगा। करंट अफेयर की रिवीजन कराई जाएगी 2024 अप्रैल से लेकर 2025 अप्रैल तक। इसके अलावा पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, जहां आप अपने मेंटर्स के साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी रिजॉल्व किया जाएगा। टेस्ट डिस्कशन, क्योंकि लगातार टेस्ट होने वाले हैं, एक लंबी सीरीज है टेस्ट की, तो उनके टेस्ट के डिस्कशन भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किए जाएंगे। वही जो इंडिया के लेवल पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारा इंडोकेबल का है वो है प्रयास। इससे पता लगता है कि आपकी जो रैंकिंग्स है वो भी ऑल इंडिया लेवल पे निकाली जाएंगी। तो 9 दिसंबर से जो है शुरू हो चुका है और फर्स्ट टेस्ट जो है वो होने वाला है 14 दिसंबर को, याद रखिएगा। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं इसके थोड़े फायदे और बता देता हूं कि 45% स्टूडेंट्स जो एनरोल किए थे हमारे साथ 2024 में, उन सभी ने जो है एग्जाम को क्लियर किया है। 50% क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए हैं पीएसपी में। और अगर ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो पहला जो टेस्ट शुरू होने वाला है वो होने वाला है 14 दिसंबर को। आगे चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 3। In the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 micrograms per cubic meter, and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 micrograms per cubic meter. In a year, the highest level of ozone pollution occur during the periods of inclement weather, and PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Post statement is excessive ozone in the air can trigger asthma. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। ठीक है। देखिए, डब्ल्यूएचओ की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है। पहली स्टेटमेंट है कि 24-hour मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर एंड द एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। देखिए, डब्ल्यूएचओ की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उसमें एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। देखिए, ये जो है गलत है। इंक्लीमेंट वेदर मतलब है हार्श वेदर, मतलब बहुत ज्यादा रेन है, बहुत ज्यादा ठंड है, उस तरह का वेदर। जबकि ओजोन पॉल्यूशन जो है जब हाई टेम्परेचर होता है और सनशाइन होती है, तो सनशाइन या फिर यूं कह लीजिए सनलाइट के रिएक्शन होगा दूसरे नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, उस केस में जो है ओजोन का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। थर्ड है PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो लंग्स तक पहुंचता है वो है PM2.5, जिसका डायमीटर जो है 2.5 माइक्रोन्स का है। वहीं PM10 का जो डायमीटर है वो PM10 जो 10 माइक्रोन्स का है, तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, वो सिर्फ और सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वहीं तक जो है अटक जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है गलत है। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, ये बिल्कुल ठीक है बात। अगर एक्सेसिव ओजोन होगी तो हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाए और अस्थमा भी हो जाए। तो 2 और 3 नहीं लेंगे, तो 2 और 3 जहां 2 काट दीजिए, ये भी काट दीजिए और ये भी काट दीजिए, तो बचता है आपका 1 और 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शन दिए हैं जिनमें से हमें ये देखना है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं या नहीं एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में। और मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते क्या है? बेसिकली आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स हैं ये, जिन्हें नैनो पार्टिकल्स भी बोला जाता है। और ये जब रिलीज हो जाते हैं तो काफी सारा जो है पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। देखिए, जब आप जो है मोटर व्हीकल्स की ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक तरह की फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और उस फ्रिक्शन में जो है मैग्नेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स निकलते हैं, तो ये बात ठीक हो गई। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स। देखिए, मोटर व्हीकल्स का जब इंजन गर्म हो जाता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब स्टार्ट हो जाता है या यूं कह लीजिए इग्निशन हो जाता है, तो जो आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स हैं उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चले जाते हैं वो,
और उसी टाइम में जो है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स वहां भी रिलीज होते हैं। माइक्रोवेव स्टोव विद होम्स, देखिए जो घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं उसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन कंपोनेंट होता है। ये मैग्नेट्रॉन कंपोनेंट और कुछ नहीं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स ही हैं। इसमें भी जब हीट बहुत ज्यादा जब प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, लेकिन हाँ है। तो इसको भी आप जो है कैटेगरी में ले सकते हैं। पावर प्लांट्स, देखिए पावर प्लांट्स के अंदर जहाँ कोल वगैरह यूज होता है, कोल के अंदर जो है आयरन ऑक्साइड वगैरह ऑब्वियसली अवेलेबल है, या आयरन कंटेंट्स वहां पे रहते हैं कोल के अंदर, तो पावर प्लांट्स में भी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होंगे। टेलीफोन लाइन्स की बात करिए, जो बहुत सारी वायरिंग वगैरह है जो लगी होती है उनके अंदर भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होता रहता है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता रहता है, तो एक चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलवेज एक्सपोज टू वेदरिंग। जब वेदरिंग होगी, किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहां भी मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी के सभी ऑप्शन ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वह क्वेश्चन नंबर 4। Why is there a concern about copper smelting plants? First is they may release lethal quantities of carbon monoxide in the environment. The copper slag can cause the leaching of some heavy metals into the environment, and they may release sulfur dioxide as a pollutant. Select the correct answer using the code given below. देखिए, they may release lethal quantities of carbon monoxide into the environment, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कॉपर अगर जो है आप जानते हैं, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए, इनकम्प्लीट कंबशन की केस में हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होती है। तो यहाँ हो सकता है ऐसी कुछ हो जाए इंसिडेंट जिसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए, तो काफी लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज कॉपर स्लैग। देखिए कॉपर स्लैग जो है उसके अंदर वो एक बाय प्रोडक्ट है कॉपर स्मेल्टिंग का, और उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको लेड, आर्सेनिक, कैडमियम ऐसे कुछ हैवी एलिमेंट्स जो है देखने को मिलेंगे। और अगर ये लीच कर जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर तो ऑब्वियसली इससे एनवायरनमेंट जो है खराब होगी। तो सेकंड भी ठीक है। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। जी हाँ, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स हो सकता है कि कॉपर सल्फाइड्स भी वहां हो, और कॉपर सल्फाइड्स जो है आपका कंपोनेंट है सल्फर का, तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाएगा एज अ पॉल्यूटेंट। तो इस हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, its use causes sulfur emissions into the environment. Which of the statements given above are correct? देखिए फर्नेस ऑयल जो है इसको हेवी ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बशर्ते इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। क्रूड ऑयल की जब हम रिफाइनरीज में प्रोसेसिंग करते हैं तो एक ऑयल होता है जो एज द बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसी को ही जो है फर्नेस ऑयल बोला जाता है। तो ये बात ठीक है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। अब लिखा है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। जी हाँ, जो बाय प्रोडक्ट फ्यूल यूज में से निकलता है इसको बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, स्टील हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब इंडस्ट्रीज जो है इसको यूज कर लेती हैं एज ऑयल और जनरेट करती हैं पावर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरनमेंट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लगभग लगभग 4% सल्फर होता है, और ये एक बहुत ज्यादा मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है। अगर 4% देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर एमिशन होंगे, और तो ये जो है आपका 1 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन? Automobile exhaust, tobacco smoke, wood burning, using varnished wooden furniture, using products made of polyurethane. Select the correct code using the code given below. देखिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लिखा है, अगर आप देखेंगे तो बेंजीन, गैसोलीन और जितने भी अक्सर फ्यूल होते हैं उन सब के अंदर बेंजीन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट करेंगे, मतलब ऑटोमोबाइल को चलाएंगे, उसके अंदर से एग्जॉस्टन होगा, तो ऑब्वियसली बेंजीन पॉल्यूशन होगा। टोबैको स्मोक, देखिए जो सिगरेट्स होती हैं, जो टोबैको है, जो सिगार्स हैं, उनके अंदर जो टोबैको यूज होता है उसके अंदर भी बेंजीन होता है, और जब भी आप इसको बर्न करेंगे तो बेंजीन रिलीज होगा। और ये तो आप मैं बताऊंगा कि इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, इंडोर एंड आउटडोर। वुड बर्निंग, जो अगर लकड़ी गीली होती है, अगर उसे ढंग से ना सुखाया जाए और उसे बर्न कर दिया जाए तो उसके अंदर से भी बेंजीन रिलीज होगा। रूरल एरियाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखने को भी मिली है, काफी सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि बेंजीन पॉल्यूशन जो है ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है रूरल वुमेन को। फोर्थ पॉइंट है यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। देखिए आपने अक्सर देखा होगा घरों में वुडन फर्नीचर होता है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है, पॉलिश की जाती है, और पेंट और पॉलिश करने के बाद एक अलग सी अजीब सी बदबू आती है। वो बदबू किसी और चीज की नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें वेपोराइज होती हैं वो बेंजीन ही रिलीज हो रहा होता है, तो वो बेंजीन पॉल्यूशन है। यूजिंग द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन,
देखिए पॉलीयूरेथेन का एक बेस्ट एग्जांपल अभी पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया था, फोम। फोम बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो पॉलीयूरेथेन के बनते हैं और उनसे भी बेंजीन निकलती है। तो डी यानी कि सभी के सभी जो है स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। कोल फायर्ड पावर plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment, and high ash content is observed in the Indian core. देखिए कोल ऐश कंटेन करता है आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी, बिल्कुल ठीक बात है। पीछे क्वेश्चन मैंने बताया था कि कोल के अंदर जो है हेवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मर्करी, तो वो रिलीज होंगे तो उससे जो है कंटामिनेशन होगा, लीचिंग भी होगी। कोल फायर पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। यूपीएससी की नीश में, यूपीएससी के ट्रेंड में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जहां उसने पूछा है कि कोल की बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे या नहीं होंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है, होंगे। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हाई एश कंटेंट है इंडियन कोल में, और हाई एश कंटेंट का मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है इंडियन कोल की वो काफी ज्यादा है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कम है, और हाई एश कंटेंट है यानी कि जो वेस्ट है इसके अंदर से वो बहुत ज्यादा निकलता है। तो आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि सभी तीन स्टेटमेंट्स ठीक है। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। माइक्रोबीड्स जो है उस 2019 में न्यूज में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं, दैट दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसीडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर, दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स, एंड दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स। देख लेते हैं माइक्रोबीड्स है क्या। देखिए माइक्रोबीड्स जो है ये दो सब्सटेंसेस है उनका बनता है, वह है पॉली इथाइलिन और दूसरा है आपका पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, ये है, ये माना जाता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका बना हुआ है, मतलब ये डिग्रेड नहीं होगा। दूसरी चीज क्या क्या कंसिडर्ड है, जी हाँ, ये मरीन इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो माइक्रोबीड्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से एनवायरमेंट में जाते हैं, एनवायरमेंट से वाटर में जाते हैं, वाटर से सीधा जो है मरीन जो लाइफ है उसके अंदर चले जाते हैं, वो उनको इंजेस्ट कर लेते हैं। उनकी कभी कभी जो है बॉडी सिस्टम भी क्लॉग हो जाता है, ये उनकी सेटल डाउन हो जाते हैं उनकी बॉडी में, और फर्दर उसके बाद ह्यूमंस भी उसे कंज्यूम करते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर भी आ सकता है बायो एक्यूमुलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन के प्रोसेस से। कमेंट से बताइएगा कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बीच में क्या फर्क है। वहीं स्किन कैंसर के अभी कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। अगर मैं बात तीसरे पॉइंट की तरफ देखूं कि दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स, इसके एविडेंसेस भी अभी नहीं मिले हैं कि किसी क्रॉप फील्ड के अंदर माइक्रोबीड्स का प्रेजेंस हो। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स, फूड एडल्ट्रेंट्स के भी अभी तक एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि फ्यूचर में शायद फूड एविडेंस और क्रॉप प्लांट्स दोनों के अंदर ही हमें जो है माइक्रोबीड्स देखने को मिल सकते हैं। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue। देखिए क्रॉप बायोमास रेसिड्यू को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर उसकी कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन हुई है तो उस केस में हमें देखने को मिलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगी। दूसरा पॉइंट है मीथेन, जी हाँ मीथेन होगा, बिल्कुल होगा, और मीथेन एक बहुत ही पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, मोर स्ट्रॉन्गर है देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा है आपका ओजोन, ओजोन तो नहीं होगा, क्योंकि बायोमास की बर्निंग से जो है ओजोन कभी नहीं आता है। ओजोन एक जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो मैं इसको जो है इसके रूल आउट कर सकता हूँ, इसको इग्नोर कर सकता हूँ। अगर मैं 3 को हटा दूं तो 3 यहाँ से गया, यहाँ से गया, लेकिन अभी फोर्थ ऑप्शन देखना बाकी है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो क्रॉप पार्टिकल्स है उनके अंदर सल्फर का कंटेंट नहीं होता। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए तो आंसर वुड बी द ए, दैट इज 1 and 2। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, और आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू पोर्टल पे जाइए, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टेस्ट हमारा शुरू हो रहा है 14 दिसंबर 2024 से। आइए ज्वाइन कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट थीम है, जो लगातार जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहे हैं। अगर हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर थीम को लेके, तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, वो है एयर, वाटर, सॉइल और किसी भी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है। सोर्स क्या है इन पॉल्यूशन के, इम्पैक्ट क्या होगा, क्या क्या लेजिस्लेशन की गई हैं, क्या पॉलिसीज बनी है, कोई पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है इस तरह का, या फिर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो इससे रिलेटेड हो, जैसे कि ग्रैप।
रिसेंटली ग्रैब बहुत ही न्यूज में भी रहा। यूट्यूब पे हमने एक इसकी वीडियो भी बनाई है, जाकर इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं पर्टिकुलरली ग्रैब के बारे में क्या है क्या। तो इसी तरह की जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। जर्नलिस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प नहीं करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, और आपको भी जो है अपना अप्रोच बदलना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स पीएसपी प्रोग्राम के ऊपर आपको 10% ऑफ मिले, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जो है AJAY10। 10% ऑफ मिलेगा इस कोड को यूज करने से एडुकेमी के पीएसपी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होगा जो क्रैक करना चाहते हैं 2025 का प्रीलिम्स। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।